केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यादाद्री में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समाधि के निर्माण के बयान की कड़ी निंदा की। अपने शहर के दौरे के हिस्से के रूप में उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि टीआरएस कार्यकर्ताओं ने यह नहीं बताया कि मुनगोड़ को लेकर सीएम केसीआर की मंशा पहले क्या थी। उन्होंने सीएम केसीआर द्वारा जेपी नड्डा से माफी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर का परिवार तेलंगाना को लूट रहा है। Do any project for railways, airport, whatever it is, land has to be provided them. So far they have not provided the land, and it shows the level of the TRS and its cadre. Of course, cadre is guided by the leader. How they behave in politics, we criticize each other, we condemn each other, but making samadhi and giving obituary, it speaks the culture of that party and its leader. It shows their mentality when they cannot face Bharatiya Janata Party politically, and the people have almost lost the confidence. This is the way and this is the level they have stooped to. I strongly condemn. If Mr. Rao has some sense, good sense is still prevailing with him, he should apologize Shri Nadda. मंत्री केटीआर ने कहा कि केसीआर कथनी से ज्यादा करनी से भरोसा करती है। राज्य सरकार ने राज्य में हथकरघा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। मंत्री केटीआर ने रंगारेड्डी जिले के तुर्कियमजल नगर पालिका मनेगुड़ा में आयोजित पद्मशाली आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर मंत्री केटीआर ने कहा कि सीएम केसीआर हथकरघा मजदूरों के आंसू पोंछना जानते हैं। कहा जाता है कि संयुक्त राज्य में हथकरघा श्रमिकों का जीवन यापन दुश्वार था। उन्होंने कहा कि केसीआर राज्य में हथकरघा श्रमिकों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन 8 वर्षों में हथकरघा श्रमिकों के लिए अब तक 5,752 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का खुलासा हुआ था। मंत्री ने कहा कि हथकरघा श्रमिकों के लिए चयनिता मित्र योजना लाई गई है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वामी गौड़ और दासोजू श्रवण टीआरएस में शामिल हो गए हैं। टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री केटीआर ने पार्टी अंगवस्त्र ओढ़कर उनका पार्टी में घर वापसी करते हुए स्वागत किया। केटीआर ने कहा कि स्वामी गौड़ ने तेलंगाना आंदोलन में वीरता से भाग लिया था और दासोजू श्रवण राजनीति में खुद के बलबूते पर काम करने वाले नेता है। केटीआर ने कहा कि दोनों की घर वापसी पर उन्हें खुशी हो रही है। स्वामी गौड़ ने उन दिनों को याद किया जब उन्हें तेलंगाना आंदोलन में कड़ा संघर्ष करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण सभी के संघर्ष से हुआ है। उन्होंने कहा कि वह इस उम्मीद से बीजेपी में शामिल हुए थे कि बंटवारे की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन पार्टी में शामिल होने की उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। स्वामी गौड़ ने कहा कि इसलिए वह बीजेपी से इस्तीफा देकर फिर से टीआरएस में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मंत्री केटीआर की उपस्थिति में तेलंगाना भवन में टीआरएस की कार में फिर से सवार हो गए। उन्होंने कहा कि केसीआर एकमात्र नेता है जो राज्य के हितों की रक्षा कर सकते हैं। स्वामी गौड़ ने स्पष्ट किया कि सीएम के नेतृत्व में सभी मिलकर काम करेंगे। दासोजू श्रवण ने कहा कि वह गलत फैसलों के कारण टीआरएस पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने 7 साल बाद घर वापसी की है। उन्होंने कहा कि वह उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे और लेकिन पार्टी में रूढ़िवादी राजनीति के चलते बीजेपी छोड़ फिर से तेरास में शामिल हुए। तेलंगाना भवन में मंत्री केटीआर की मौजूदगी में दासोजू टीआरएस में फिर से शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केसीआर में तेलंगाना को देश के लिए आदर्श बनाया है। श्रवण ने कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए सेवा भाव से टीआरएस में फिर से शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अंतिम सांस तक केसीआर के साथ खड़े रहेंगे। तेलंगाना विधानसभा परिसर में हंगामा हुआ। विधानसभा परिसर में विधान परिषद भवन से सट्टे जुबली हॉल के आसपास के 3 बंदूकें मिली। जुबली हॉल के आसपास कचरा हटाते समय झाड़ियों में पिस्तौल के साथ 2 देशी रिवॉल्वर भी मिले। संबंधित स्टाफ ने तुरंत सैफाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पिस्तौल को बरामद कर लिया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। पूर्व में जुबली हॉल में सरकार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। इन कार्यक्रमों में सीएम, मंत्री, विधायक, एमएलसी और उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं। ऐसी जगह पर बंदूकें, वह भी पेड़ों की घनी झाड़ियों में मिल जाने से कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वे वहां कैसे पहुंचे और किसने उन्हें वहां रखा।
बीजेपी सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने गंदी राजनीति करने पर टीआरएस की आलोचना की है। जेपी नड्डा की समाधि बनाने के टीआरएस के बयान को लेकर कड़ी निंदा है। उन्होंने पूछा कि वह जीवित रहते हुए समाधि बनाकर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर द्वारा दिए गए एक भी वादा राज्य में लागू नहीं किया गया है। लक्ष्मण ने कहा कि उनमें केसीआर के लिए समाधि राजनीति करने की संस्कृति नहीं है। ट्विटर पर मंत्री ने सवाल किया कि वह इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनगोड़ के लोग मंत्रियों और विधायकों के सामने ही उनका विरोध कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना संघर्ष के दौरान आंदोलन में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ता टीआरएस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि आंदोलन के गद्दार ही टीआरएस के साथ है। विक्टोरिया मेमोरियल होम ग्राउंड भूमि को लेकर विवाद जारी है। निजी व्यक्तियों व कर्मचारियों के लिए विशेष ट्रैक बनाने के लिए एलबी नगर के विधायक सुधीर रेड्डी के रवैये को लेकर छात्र संघ के पूर्व सदस्यों ने विरोध किया है। छात्र संघ के पूर्व सदस्यों का कहना है कि वीएम होम ट्रस्ट पूरी तरह से अनाथ छात्रों के लिए है और इसकी भूमि को अलगाव से बचाने की जिम्मेदारी सभी की है। दूसरी ओर विधायक सुधीर रेड्डी ने अध्यक्ष और प्राचार्य को अप्रयुक्त वीएम घर को समतल करने और पुलिस नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सिर्फ 45 दिनों के लिए अभ्यास करने का अवसर प्रदान करने के लिए कहा। विधायक ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष लक्ष्मी पार्वती मंत्री कुप्पला ईश्वर, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है, को झूठी सूचना दे रही है कि वह वीएम गृह भूमि में जेसीबी के साथ काम कर रहे हैं। सुधीर रेड्डी ने आलोचना की कि वे छात्र संघ के पूर्व सदस्य झूठा अभियान चला रहे हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पुलिस विभाग शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुशलता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल में देश में अग्रणी हैं। डीजीपी ने कहा है कि हम एक राज्य एक सेवा के सिद्धांत पर मैत्रीपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। शहर के गोशा महल स्टेडियम में आयोजित पुलिस शहीद स्मरण दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री मोहम्मद अली और डीजीपी महेंद्र रेड्डी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बिना किसी धार्मिक तनाव के शहर में धार्मिक सद्भाव बनाए रखा है। हाल ही में संपन्न गणेश विसर्जन, बोनालू और बतकम्मा उत्सवों के दौरान पुलिस का प्रदर्शन सराहनीय है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार अपने कर्तव्यों को और मजबूत करने के लिए पुलिस को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने खुलासा किया कि हम जवाबदेही, पारदर्शिता और जिम्मेदार पुलिस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में 15 लाख सीसी कैमरे लगाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं कि अपराध करने पर सजा से कोई बच ना सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस विभाग में कई सुधार किए गए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रगति भवन का घेराव तनावपूर्ण हो गया। राज्य में इंजीनियरिंग फीस में बढ़ोतरी के विरोध में एबीवीपी ने प्रगति भवन में धरना दिया है। एबीवीपी के नेता और छात्र वहां पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने प्रगति भवन की ओर जाने की कोशिश की। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गई। इस दौरान प्रगति भवन में पुलिस ने अति उत्साह दिखाया। जिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरने की कोशिश की, पुलिस ने उनके साथ बर्बरता दिखाई। हिरासत में लिए गए छात्र नेताओं को डीसीएम की जीप में धकेल दिया गया। इस दौरान कई छात्र नेता घायल हो गए। टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बाजी रेड्डी गोवर्धन ने घोषणा की है कि आरटीसी कर्मचारियों को लंबित डीए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएस में से 3 डीए के 5 करोड़ का भुगतान करेंगे। सीएम केसीआर ने कहा कि पीआरसी और यूनियन पुनरुद्धार के मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि सेवानिवृत्त श्रमिकों के अर्जित अवकाश वेतन के लिए 20 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। दिसंबर के अंत तक 11,050 नई बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी। गवर्नमेंट ने खुलासा किया कि आरटीसी की दैनिक आय 15 करोड़ है। बीसी पॉलिटिकल जेएसी ने मुनगोड़ उपचुनाव में बीसी को टीआरएस पार्टी के खिलाफ वोट करने का आह्वान किया है। उन्होंने केसीआर के खिलाफ गन पार्क के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केसीआर बीसी विरोधी नीतियों को अपना रहे हैं। जेएसी अध्यक्ष राचाला युगंधर गौड़ ने टीआरएस पार्टी पर मुनगोड़ उपचुनाव के दौरान वादों के नाम पर एक बार फिर धोखा देने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राचाला युगंधर ने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार के सत्ता में आने के बाद बीसी संघ और निगम
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंडिया सीमेंट्स को इस मामले से छूट देते हुए अहम फैसला सुनाया है। वहीं उच्च न्यायालय ने संयुक्त एपी खान विभाग के सेवानिवृत्त निदेशक वीडी राजगोपाल की याचिका खारिज कर दी। मालूम हो कि इंडिया सीमेंट्स और वीडी राजगोपाल ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की है कि जगन की अवैध संपत्ति के मामले से उनका कोई लेने देना नहीं है, इसलिए उन्हें इस मामले की चार्जशीट से हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की, इंडियन सीमेंट्स के तर्क से सहमत हुए और आरोप पत्र से कंपनी का नाम हटा दिया। साथ ही अदालत का मानना है कि वीडी राजगोपाल इस मामले से जुड़े थे और उनकी रद्द करने की याचिका भी खारिज कर दी। गांधी भवन में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। संगारेड्डी विधायक जग्गारेड्डी की मूंछें टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मुंडवा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रमुख नेताओं ने गांधी भवन में बैठक आयोजित की। कल जैसे ही राज्य में राहुल की यात्रा शुरू होगी, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए नेताओं ने कई बातों पर चर्चा की। बैठक के बाद टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और विधायक जग्गारेड्डी आमने सामने हो गए। जब वे इस तरह बात कर रहे थे, रेवंत रेड्डी जग्गारेड्डी ने अपनी मूंछें पर ताव दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रेवंत रेड्डी और जग्गारेड्डी एक साथ आए हैं और यह उनकी पार्टी के लिए एक अच्छा विकास है। दलित कांग्रेस तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम ने कहा कि किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा अगर वह इस तरह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के स्टार प्रचारक कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के ऑडियो रिलीज पर प्रतिक्रिया दी। ये कहते हुए उन्होंने इस मामले को मुखिया से संज्ञान में लाया। यह बात उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कही। राज्य में एसआई कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने नतीजा घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने एसआई कांस्टेबल, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल, निषेध आबकारी कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। एसआई के 554 पदों के लिए 7 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 28 अगस्त को हुई लिखित परीक्षा में 15,644 कांस्टेबल, 63 ट्रांसपोर्टेशन कांस्टेबल, 614 मद्य निषेध व आबकारी आरक्षक पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इस बीच इन परिणामों में 46.80% उम्मीदवारों ने सिविल ईएससीआई प्रारंभिक परीक्षा, 31.40% सिविल कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा, 44.84% परिवहन कांस्टेबल परीक्षा और 43.65% आबकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है। सरकार ने टीएसएलपीआरबी द्वारा आयोजित इन लिखित परीक्षाओं के कट ऑफ अंक संशोधित किए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि 200 अंक में से 60 अंक ओसी के लिए, 50 अंक बीसी के लिए, 40 अंक एससी और एसटी के लिए होंगे। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि बंजारा हिल्स में बीएसडी डीएवी स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द की जाए, जो एलकेजी लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार था। वर्तमान में इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पड़ोसी स्कूलों में समायोजन करें ताकि शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो। मंत्री ने कहा कि इस मामले में छात्रों के अभिभावकों की शंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी की है। यह घोषणा की है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की अदालत ने एमबीएस ज्वेलर्स के निर्देशक सुकेश गुप्ता को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है। सुकेश गुप्ता को 9 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। सुकेश गुप्ता इस महीने की 25 तारीख से 2 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी के अधिकारी सुकेत गुप्ता को 9 दिन की हिरासत में लिया हर पहलू से पूछताछ करेंगे। ईडी कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत की अनुमति दी। फिलहाल सुकेश गुप्ता चंचलगुड़ा जेल में है। ईडी के अधिकारी इस महीने की 25 तारीख को चंचलगुड़ा जेल से सुकेश गुप्ता को हिरासत में लेंगे। उधर ईडी के अधिकारियों द्वारा तेलुगु राज्यों में की गई तलाशी के दौरान करीब 149 करोड़ सोने के गहने और 1.96 करोड़ नकद जब्त किए गए। आरोप है कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी को 504 करोड़ की भारी धोखाधड़ी की गई। ईडी अधिकारियों ने एमएमटीसी द्वारा खरीदे गए सोने की बिक्री के बारे में पूछताछ की।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की वजह से सीएम केसीआर एक गांव के प्रभारी बने हैं। उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों को रोकने और मुनगोडू में निवास करने के लिए टीआरएस विधायकों और मंत्रियों की आलोचना की। हुजूराबाद और दुब्बका में सैकड़ों करोड़ खर्च कर टीआरएस नहीं जीत पाई। उन्होंने टिप्पणी की कि टीआरएस अन्य पार्टियों के नेताओं को बाजार में भेड़ बकरियों की तरह खरीदने का प्रयास कर रही है, लेकिन पहले मतदाता उन्हें सब सबक सिखाए। उन्होंने मुनगोडू मंडल के चलमेड़ा गांव में चुनाव प्रचार किया। सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की अपनी ही पार्टी के नेता से फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो लीक पार्टी में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कांग्रेस नेता से मुनगोडू उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को वोट देने को कहा। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक फोन कॉल में कहा कि वह इस झटके से पीसीसी के प्रमुख बनेंगे। उन्होंने कहा कि वह राज्य भर में पदयात्रा करेंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। उन्होंने उनसे पार्टियों को नहीं देखने और राजगोपाल रेड्डी को वोट देने के लिए कहा। सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आश्वासन दिया कि अगर कुछ होगा तो वह खुद इसकी देखभाल करेंगे। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी किसी भी कठिनाई में कार्यकर्ताओं की मदद करेंगे और उनसे उपचुनाव में उन्हें वोट देने का अनुरोध करेंगे। वेंकट रेड्डी की कांग्रेस नेता के साथ बातचीत का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रेटर हैदराबाद में कल भारी बारिश हुई। मेडिपल्ली, उप्पल, रामंतपुर, तारनाका और उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्षेत्रों में बारिश हुई। एलबी नगर, कोत्तापेट, दिलशुनगर, नागौल और मलकपेट के आसपास के इलाकों में बारिश हुई। नारायणगुड़ा, हिमायतनगर, बशीरबाग, एबिट्स और कोटी के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण निचले इलाके पानी में डूब गए। भारी बारिश के नई जगहों पर जाम की स्थिति पैदा कर दी गई। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों तक गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश होगी।